कच्चा पक्का बंधन। आज सोनाली विदा हो गई। एयरपोर्ट से लौटकर आभा दी ड्राइंग रूम में ही सोफे पर निढाल सी लेट गई। 1 महीने की घमाघमी भाग भाग के बाद आज घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। बेटी की विदाई से निकल रहे आंसुओं के सैलाब को रोकने में आभा दी की बंद पलकें नाकाम थी। मन था कि आंसुओं से भीग कर नर्म हुई उन यादों को कुरेदे जा रहा था जिन्हें 25 साल पहले दफनाकर आभा दी ने अपने सुखद वर्तमान का महल खड़ा किया था। मुंगेर के सबसे प्रतिष्ठित धनाढ्य मधुसूदन परिवार को भला कौन नहीं जानता था। घर के प्रमुख मधुसूदन शहर के ख्याति प्राप्त वकील थे। वृद्धावस्था में भी उनके यहाँ मुवक्किलों का तांता लगा रहता था। वे अब तक खानदानी इज्जत को सहेजे हुए थे, लेकिन उन्हीं के इकलौते आभा के पिता सोमनाथ कुल की मर्यादा के साथ साथ धन दौलत को भी दारू में उड़ा रहे थे। उन्हें संभालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। पिता ने किसी तरह वकालत की डिग्री भी दिलवा दी थी ताकि अपने साथ बैठाकर कुछ सिखा सके, लेकिन दिन रात नशे में धुत लड़खड़ाती आवाज वाले वकील को कौन पूछता। बहू भी समझदार नहीं थी। पति या बच्चों को संभालने के बजाय दिन रात अपने को कोसती, कलह करती। ऐसे वातावरण में बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे या उनका क्या भविष्य होगा, यह दादाजी समझ रहे थे। पोते की तो नहीं, क्योंकि वह लड़का था। दादाजी को चिंता अपनी रूपसी चंचल पोती आभा की थी। उसे वे गैर जिम्मेदार माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही मात्र 18 साल की उम्र में आभा की शादी करवा दी। शेखर जी का पटना में फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम था। अपने परिवार में वे अकेले लड़के थे। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। माँ का देहांत जब ये सब छोटे ही थे तभी हो गया था। बच्चों की परवरिश उनकी बाल विधवा चाची ने की थी। शादी के बाद आभा भी पटना आ गई। रिजल्ट निकलने के बाद उनका आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला पटना में ही हो गया। शेखर जी और आभा में उम्र के साथ साथ स्वभाव में भी काफी अंतर था। जहां आभा चंचल, बातूनी और मौज मस्ती करने वाली थी, वहीं शेखर जी शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे पूरा दिन दुकान पर ही रहते। फिर भी आभा दी को कोई शिकायत नहीं थी। नया बना शहर, कॉलेज का खुला माहौल, नई नई सहेलियां, नई उमंगे, नई तरंगे। आभा दी आजाद पक्षी की थी तरह मौज मस्ती में डूबी रहती। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। उन दिनों चाची सास आई हुई थी, फिर भी उनकी उच्छृंखलता कायम थी। एक रात करीब 9 बजे आभा फिल्म देखकर लौटी। शेखर जी रात 11 बजे के बाद ही घर लौटते थे, लेकिन उस दिन समय पर आभा दी के घर नहीं पहुंचने पर चाची ने घबराकर उन्हें बुला लिया था। वे बाहर बरामदे में ही चाची के साथ बैठे मिले। कहाँ से आ रही हो? उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई, आभा दी ने जवाब दिया। मैं 5 बजे कॉलेज गया था। कॉलेज तो बंद था। अपने एक झूठ को छिपाने के लिए आभा दी ने दूसरी कहानी गढ़ी। लौटते वक्त सोमा दीदी के यहाँ चली गई थी। सोमा दी शेखर जी के दोस्त की पत्नी थी जो आभा दी के कॉलेज में ही पढ़ती थी। शेखर जी गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास आभा की तरफ जोर से फेंककर चिल्लाए, कुछ तो शर्म करो। सोमा और ये तरुण अभी अभी यहां से गए हैं। घर में पूरा दिन चाची अकेली रहती है। कॉलेज जाने तक तो ठीक है, उसके बाद गुलछर्रे उड़ाती रहती हो। अपने घर के संस्कार दिखा रही हो। शेखर जी आपे से बाहर हो गए थे। उनका गुस्सा वाजिब भी था। शादी को 1 साल हो गया था। उन्होंने आभा दी को किसी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज मां तुल्य चाची के सामने उन्हें आभा दी की आदतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। आभा दी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र, उस पर दूसरे के सामने हुई बेइज्जती के कारण वे रात भर सुलगती रहीं। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गईं। घर में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। देखने, समझने, समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई के 6 महीने बाद ही दुनिया से विदा हो गए थे। शेखर जी ने जरूर फोन करके उनके पहुंचने का समाचार जान लिया, फिर कभी फोन नहीं किया। 3-4 दिनों के बाद आभा दी ने मां से उस घटना का जिक्र किया, लेकिन मां उन्हें समझाने के बजाय और उकसाने लगी। क्या समझते हैं, हाथ उठा दिया, केस ठोक देंगे, तब पता चलेगा। शायद अपने दुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति भी वे क्रूर हो गई थी। उनकी ममता जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। आभा दी अपनी विगत जिंदगी की कहानी अक्सर टुकड़ों टुकड़ों में बताती रहती। मुझे आज भी जब अपनी नादानियां याद आती है
तो अपने से ज्यादा माँ पर क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल माँ के कारण मुझसे छिन गए, लेकिन शायद मेरा कुछ भला ही होना था और वे फिर यादों में खो जाती। इंटर की परीक्षा करीब थी। वे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती थीं, इसलिए परीक्षा देने पटना में दूर के एक मामा के यहाँ गई। वहां मामा के दानव जैसे 2 बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उनका पीछा करते रहते। उनकी नजरें उनके शरीर का ऐसे मुआयना करती कि लगता वे वस्त्रविहीन हो गई हैं। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पाकर वे घबरा कर बैठ गईं। एक छाया को उन्होंने दौड़ते हुए बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद से वे दरवाजा बंद करके सोती। किसी तरह परीक्षा देकर वे वापस आ गई। मां की अव्यावहारिक सलाह पर एक बार फिर वे अपनी मौसी की लड़की के यहाँ दिल्ली गई। उन्होंने सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल लेंगी, लेकिन वहां जाने पर बहन को अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आया मिल गई। वे अक्सर उन्हें आभा दी के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहती। बच्चों के साथ आभा को अच्छा तो लगता था, लेकिन यहां आने का उनका एक मकसद था। एक दिन आभा ने मौसी की लड़की के पति से पूछा, सुदेश, थोड़ा कोर्स वगैरह का पता करवाइए, ऐसे कब तक बैठी रहूंगी। बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोले, अरे आराम से रहिए ना, यहां किसी चीज की कमी है क्या? किसी चीज की कमी हो तो हमसे कहिएगा, हम पूरी कर देंगे। उनकी बातों के लिलजिले एहसास से आभा को घिन आने लगी कि उनके यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नजरों से देखते हैं। उनके लिए ऐसी सोच। फिर आभा दी दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गई। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी का लिवर खराब हो गया था। उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। आभा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। आभा ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर BA में दाखिला ले लिया। MA करने के बाद आभा की उसी कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई भी पिता के रास्ते चल रहा था। घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का एकमात्र जरिया आभा ही थी। अब भाई की नजर आभा की ससुराल की संपत्ति पर थी। वह आभा पर दबाव डाल रहा था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की जिंदगी से आभा ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाएं, लेकिन वह इज्जत, वह सम्मान, वह आधार नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिकाकर वह आगे की जिंदगी बिता सके। शेखर जी के बारे में भी पता चलता रहता। वे अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उनकी जिंदगी में आभा की जगह किसी ने नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते दबाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके आभा ने उन्हें फोन मिलाया। हेलो हेलो, कौन? शेखर जी की आवाज सुनकर आभा की सांसों की गति बढ़ गई, लेकिन आवाज गुम हो गई। हेलो हेलो, उन्होंने फिर पूछा, कौन? आभा, हाँ कैसे है? उसकी दबी सी आवाज निकली। 5 साल 8 महीने 25 दिन 20 घंटे के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें रंभा के कानों में अमृत के समान घुलती जा रही थी। आप क्या चाहते हैं? आभा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने प्रति प्रश्न किया। मैं तलाक नहीं चाहती तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और सचमुच दूसरे दिन बिना किसी को बताए जैसे आभा अपने घर लौट गई। फिर समीर पैदा हुआ और फिर सोनाली, आभा दी। आभा दी मुंगेर के जिस कॉलेज में इकोनॉमिक्स की विभागाध्यक्ष और सह प्राचार्या थीं, उसी कॉलेज में मैं हिंदी की प्राध्यापिका थी। उम्र और स्वभाव में अंतर के बावजूद हम दोनों की दोस्ती मशहूर थी। आभा दी को पूरा कॉलेज हिटलर के नाम से जानता था। आभूषण और श्रृंगार विहीन कठोर चेहरा, भिंचे हुए होंठ, बड़ी बड़ी आंखों को ढकता बड़ा सा चश्मा, बेहद रोबीला व्यक्तित्व था। जैसा व्यक्तित्व था वैसी ही आवाज। बिना माइक के भी जब बोलती तो परिसर के दूसरों सिरे तक साफ सुनाई देता। लेकिन आभा दी की सारी कठोरता कक्षा में पढ़ाते वक्त बाल सुलभ कोमलता में बदल जाती। अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को भी वे अपने पढ़ाने की अद्भुत कला से सरल बना देती। कला संकाय की लड़कियों में शायद इसी कारण इकोनॉमिक्स लेने की होड़ लगी रहती थी। हर साल इस विषय की टॉपर हमारे कॉलेज की ही छात्रा होती थी। मैं तब भी आभा दी के विगत जीवन की तुलना वर्तमान से करती तो हैरान हो जाती कि कितना प्यार तालमेल है उनके परिवार में। अगर आभा दी किसी काम के लिए बस नजर उठाकर शेखर जी की तरफ देखती
तो वे उनकी बात समझकर जब तक नजर घुमाते समीर उसे करने को दौड़ता। तब तक तो सोनाली उस काम को कर चुकी होती। दोनों बच्चे रूपरंग में मां पर गए थे। सोनाली थोड़ी सांवली थी, लेकिन तीखे नैन नक्श और छड़हरी काया के कारण बहुत आकर्षक लगती थी। वह एमएससी की परीक्षा दे चुकी थी। समीर एमबीए करके बेंगलुरु में एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर नियुक्त था। उसने एक सिंधी लड़की को पसंद किया था। माता पिता की मंजूरी उसे मिल चुकी थी, मगर वह सोनाली की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहता था। लेकिन सोनाली शादी के नाम से ही बिड़क जाती थी। शायद अपनी मां के शुरुआती वैवाहिक जीवन के कारण उसका शादी से मन उचट गया था। फिर एक दिन आभा दी ने ही समझाया, बेटी, शादी में कोई शर्त नहीं होती। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें तुम जितना बंधोगी उतना मुक्त होती जाओगी, जितना झुकोगी उतना ऊपर उठती जाओगी। शुरू में हम दोनों अपने अपने अहं के कारण अड़े रहे तो खुशियां हमसे दूर रही। फिर जहां एक झुका दूसरे ने उसे थाम के उठा लिया, सिर माथे पर बैठा लिया। बस शादी की सफलता की यही कुंजी है। जहां अहं की दीवार गिरी, प्रेम का सोता फूट पड़ता है। धीरे धीरे सोनाली आश्वस्त हुई और आज 7 फेरे लेने जा रही है। सुबह से आभा दी का 4-5 बार फोन आ चुका था। सुरभि, देखना, सोनाली तो पार्लर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे शादी है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं कि सलवार कमीज पहनी और स्टेज पर चढ़ गई। तू ही जरा जल्दी आकर उसका हल्का मेकअप कर दे। 5 बज गए थे। समीर गेट के पास खड़ा होकर सजावट वाले को कुछ निर्देश दे रहा था। जब से शादी तय हुई थी, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह घर बाहर दोनों के सारे काम संभाल रहा था। मुझे देखकर वह हंसता हुआ बोला, शुक्र है मौसी आप आ गई। मां अंदर बेचैन हुए जा रही हैं। मैं हंसते हुए घर में दाखिल हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। किसी रस्म की तैयारी चल रही थी। मुझे देखते ही आभा दी तुरंत मेरे पास आ गई। मैं ठगी सी उन्हें निहार रही थी। पीली बंदेज की साड़ी, पूरे हाथों में लाल चूड़ियां, पैरों में आलता, कानों में झुमके, गले में लटकी चेन और मांग में सिंदूर। मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। आभा दी, कहीं समधी तुम्हारे साथ ही फेरे लेने की जिद न कर बैठे। मैंने छेड़ा। शेखर जी पीली धोती में मंडप में बैठे कुछ कर रहे थे। ये सुनकर ठट्ठा कर हंस पड़े। फिर आभा दी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आज कहीं बेटी और बीवी दोनों को विदा न करना पड़ जाए। आभा दीदी शर्म से लाल हो गई। मुझे खींचते हुए सोनाली के कमरे में ले गई। शाम को जब सोनाली सज धज कर तैयार हुई तो माँ बाप भाई सब उसे निहार कर निहाल हो गए। आभा दी ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने सोनाली को चेताया, खबरदार जो एक भी आंसू टपकाया वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हंसी, धीमे से हंस दी, लेकिन आंखों ने मोती बिखेर ही दिए। आभा दी ने हौले से उसे अपने आंचल में समेट लिया। स्टेज पर पूरे परिवार का ग्रुप फोटो लिया जा रहा था। आभा दी के परिवार की 4 मनककों की माला में आज दामाद के रूप में एक और मनका जुड़ गया था। उन लोगों को देखकर मुझे एक बार आभा दी की कही बात याद आ गई। कॉलेज के सालाना जलसे में समाज में बढ़ रही तलाक की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, अगर टूटे तो फिर से जोड़ो। आज उन्हें और उनके परिवार को देखकर यह बात सिद्ध भी हो रही थी। आभा दी के प्रेम का धागा एक बार टूटने के बावजूद फिर जुड़ा और इतनी दृढ़ता से जुड़ा कि गांठ की बात तो दूर, उसकी कोई निशानी भी शेष नहीं है। उनके सच्चे निष्कपट प्यार की ऊष्मा में इतनी ऊर्जा थी जिसने सभी गांठों को पिघलाकर धागे को और चिकना और सुदृढ़ कर दिया।